हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए 20 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है पूरा का पूरा आप लोग के बुक से है, ठीक है? और जो आप लोग का लेटेस्ट पैटर्न है उस पर ही आधारित है। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कहूँगा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना खुद मेरे द्वारा बनाए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो एक एक क्वेश्चन ये छाट कर बनाए हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली ऑप्शन टू ऑप्शन ये फंसने वाले हैं, ठीक है? तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है कि 0, 1, 2 या 8, ठीक है? दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। लड़के अब क्या करेंगे कि 0 और 1 में काफ़ी कन्फ्यूजन उनको क्रिएट होगी कि 0 होगा कि 1 होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन ये सी वाला होगा, 2, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वह होती है जो कि तो 1 से कटे कि तो 1 स्वयं से कटे, ठीक है? यानी किसी भी अभाज्य संख्या के अगर वो भाई जैसा कि इसका डिफिनीशन है कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से कटे या 1 स्वयं से कटे। जैसे आपका 7 हो गया, 7 की तो 1 से ये इसमें भाग जा सकता है कि तो इसके स्वयं 7 से ही भाग जाएगा। तो इसका मतलब कि किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कोई भी एक अभाज्य संख्या, जैसे मैं 13 ले लेता हूँ तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 13 होगा। या कोई भी अभाज्य संख्या ले ले, जैसे मैं 17 ले लेता हूँ तो 17 का 1 गुणे 17, किसी भी अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होगा, एक तो 1 और एक वह स्वयं संख्या। तो यहाँ पे इस प्रकार हम लोग 0 का भाई देखो गुणनखंड ही संभव नहीं है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं ऑप्शन से। ये देखो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य एक तरह से, तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। 2 देखो 2 का आपका गुणनखंड करोगे तो ये 1 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है? तो अभाज्य संख्या जितनी भी होती हैं उनके 2 केवल गुणनखंड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है? कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हो सकते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा कि 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नहीं, ऐसे कर ठीक। तो यहाँ आप देखना कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखो जो 2 है ना, अभाज्य संख्या में एक ऐसी संख्या है जो केवल अकेले सम है। इसके अलावा अब जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी विषम है। केवल 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, ठीक है? चलो भाई आगे हम लोग चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? ओके, देखो पिछले साल, ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर था ना बहुपद वाला, ये आपको नहीं पढ़ना था, लेकिन इस साल बहुपद आप जानते हो कि पूरा का पूरा आपका पढ़ना है। तो बहुपद से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर 2023 के जितने भी क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो उसमें बहुपद के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोग के बहुपद से प्रश्न आएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुपद का मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, अब इसमें से छांटना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि आप सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन भी करते जाओ। जैसे ये अगर मैं बताया था कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, अब यहाँ पे 2 मैं आपको रटवाता है, ये 2 टिक लगवाकर आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ जाओ कि जो ऐसा पढ़ा रहा है उसको कुछ नहीं आता है, सिंपल, ठीक। अब चलो यहाँ हम लोग सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? अब देखो द्विघात बहुपद का आलेख, सबसे पहले द्विघात बहुपद को हम लोग समझ लेते हैं कि इस तरह आलेख में क्या इसका रोल है। देखो जैसे कोई भी हम लोग का ये आप जानते हो कि इसमें मान लो ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो अगर कोई भी कर्व इस एक्स एक्सिस को जितनी बार काटे, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार काट रही है, देखो एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो अगर 3 बार काटे तो उस बहुपद के 3 हल होंगे, यानी 3 शून्यक होंगे, ठीक है। तो यही इसका लॉजिक है। अब देखो यहाँ ऑप्शन वाला ए में देखो क्या है कि यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस है। तो ये जो कर्व है यहाँ काट ही नहीं रही है, बाहर से ही निकल जा रही है। तो भाई ये तो एक तरह से द्विघात बहुपद ये होगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका। काट ही नहीं रहा है तो बहुपद होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखो यहाँ भी ये
कर्व नहीं काट रहा है तो इसका भी बहुपद होने का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो यहाँ पे जो ये कर्व है ये देखो ऐसे आ रही, तो एक बार यहाँ काट रही है एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ काट रही है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब 2 बार काट रही है तो इसके 2 हल होंगे, यानी ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। लेकिन हमें द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है ये बताना है। अब देखो इसको देखोगे तो देखो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब एक बार यहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ। इसको वाई एक्सिस को काटने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केवल एक्स एक्सिस को देखा जाता है कितनी बार काटता है, तो यहाँ 3 बार काट रहा है। मतलब इस आलेख से देखा जाए तो बहुपद के 3 हल होंगे, 3 हल होंगे, यानी उसके 3 एक तरह से शून्यक होंगे, मूल होंगे, जो भी आप बोल लो। तो यहाँ पे आपके ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। तो देखो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो द्विघात बहुपद का आलेख ये तो भाई है, ये नहीं है क्योंकि ये त्रिघात बहुपद का आलेख है, ठीक है। और ये बहुपद का इनका दूर दूर से कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये तो एक भी बार कट नहीं करे, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एमआर शीट में 2 का आप डी ऑप्शन भरोगे। क्लियर? चलो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? देखो ये समांतर श्रेणी से आपका क्वेश्चन है। देखो पिछले साल 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये भी चैप्टर आपका खत्म कर दिया गया था, मतलब 30% आप लोग का जानते हो कि सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उसमें ये चैप्टर नहीं था। लेकिन अब 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये भी मतलब चैप्टर जो है समांतर श्रेणी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ मैंने इससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर, ओके सर्वांतर बोलो या सर्वांतर बोलो, वो क्या है, यानी डी जो है वो -4 हमें दिया हुआ है। सर्वांतर को डी से प्रसिद्ध करते हैं, वो 4 दिया हुआ है। 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। ओके हमें 10वां पद दे दिया है, 10वां पद क्या है, वो हम लोग का -8 दे दिया, तो श्रेणी का प्रथम पद हमसे पूछ रहा है। अब देखो इसके लिए रुक जाओ, एक पेज ले लेता हूँ, दूसरा कोई उस पर समझाता हूँ। 1 मिनट, यही पेज ले लेता हूँ। चलो इस पे हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ हमें क्या दिया है, सर्वांतर यानी डी जो दिया है वो -4 दिया है, और 10वां पद है, 10वां पद है, इसको हम लोग T10 से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये 10वां पद, ये बराबर हम लोग का -8 दिया है। तो हम लोग का प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रथम पद होगा, प्रथम पद क्या होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो मान लेता हूँ कि प्रथम पद ए है, मैं मान लेता हूँ कि प्रथम पद ए है। अगर प्रथम पद ए है तो हम लोग का एक फार्मूला होता है nवें पद का फार्मूला। तो nवां पद यहाँ पे 10वां पद बोल रहा है, तो T10 यानी 10वां पद बराबर हम लोग का सीधे फार्मूला हो जाएगा a प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू डी। क्लियर? अब देखो तो T10 यानी 10वां पद हमें दे दिया है। 10वां पद हम लोग का क्या है भाई, वो हम लोग का -8 है, तो -8 रख देते हैं बराबर ए हम लोग का, यानी एक जो होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद हमें नहीं मालूम है तो उसको उसी तरह रहने देते हैं, प्लस n हम लोग का 10वां मतलब 10वां पद, n मीन्स मतलब जो यहाँ पे ये 10वां पद, तो इसके जगह पे हम लोग जो पूछा जा रहा है पद उसको रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 10 रख लेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे -1 है तो -1 कर लेंगे, और इंटू डी है तो इंटू डी। अब डी के जगह पे हम लोग का ये देखो, डी के जगह पे हम लोग का क्या दिया है, माफ़ करना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 10 -1 मतलब n-1 है तो 10 -1 कर देंगे, और डी की जगह पे हम लोग -8 रख देंगे, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये -8 सॉरी डी हम लोग का सर्वांतर -4 है, तो यहाँ -4 रखेंगे। क्लियर है? चलो अब देखो इनका हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 बराबर ए, और देखो ये 10 में से 1 जाएगा, हम लोग का 9 बचेगा, और ये 9 से ये गुणा होगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा, और ये माइनस तो -36 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये ए बराबर क्या होगा, ये 36 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -8 + 36 बराबर ए, ठीक है। तो इसको अब हल करो, इसको हल करोगे तो 28 हो जाएगा बराबर ए, यानी ए का मान हम लोग का कितना निकल आ गया 28, यानी हम लोग का ए हम लोगों ने क्या माना था, प्रथम पद, तो प्रथम पद हम लोग का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। सिंपल ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इसका सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलो अगला 3 के बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न क्या है कि यदि द्विघात समीकरण, ओके हमें ये द्विघात समीकरण दिया है, इसके बोल रहा है कि मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करें। ओके द्विघात समीकरण क्या होती है, जैसे ax² + bx + c इसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, जहाँ ये a b c संख्याएँ होती है। ठीक है, तो देखो a के जगह पे यहाँ 2 है, b के जगह पे यहाँ -5 है, और c के जगह पे कोई संख्या मतलब यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन इसके जगह पे ये k रख दिया है और इसका ही मान पूछ रहा है। लेकिन हमें एक यहाँ पे एक क्लू दिया है कि जिसके मूल बराबर हो, मूल या मूलों को ही हम लोग शून्यक बोलते हैं। तो देखो किसी भी द्विघात समीकरण के अगर
अगर मूल बराबर हो तो जो विविधकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा होगा, वो 0 के बराबर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, अब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है भाई, d इक्वल टू वो होता है b² माइनस 4ac और बराबर ये 0 है तो 0। अब देखो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे ये 2 है, b क्या है ये -5 है और c के जगह पे हम लोग का k है तो k रख लेते हैं और हल करते हैं इस मान को यहाँ पे रखकर b²। तो b का मान -5, तो -5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है। और ये -4 गुणे a के जगह पे 2 गुणे c के जगह पे हम लोग k रखेंगे और बराबर 0 है तो 0। अब इसको हल कर लेते हैं। ये देखो 4 दूना का 8 k, ओके 25 माइनस 8 के बराबर 0। अब 8 के उधर जाएगा तो प्लस 8 के हो जाएगा और के बराबर इधर फिर 8 आएगा तो 25/8। देखो 25 बराबर ये 8 के हो जाएगा, के -8 के उधर जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा और फिर ये गुणा है तो इधर 8 आएगा तो बट्टे हो जाएगा, यानी 25/8 बराबर के, यानी के का मान हमसे पूछ रहा था तो वो 25/8 हो जाएगा। तो ये आपका देखो ए बी ये सी ऑप्शन होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब 25/8 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में निश्चित ही आएगा ही। कोई भी यहाँ द्विघात समीकरण दे देगा और यहाँ पे एक मतलब गायब कर देगा, इसका जब पे के एम कुछ भी रख देगा और बोलेगा कि मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, तो सेम ऐसे ही आपको मतलब सॉल्व कर लेना है इस प्रश्न को। क्लियर। चलो अगला हम लोग का 5वां प्रश्न दिया है क्या कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है तो संख्याएं होंगी। अब देखो इस प्रश्न को आप समीकरण से भी कर सकते हो, बाकी इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन में कैसे भाई, संख्याओं का योगफल 8 है तो जैसे 6 2 8 हो गया और उनका अंतर 2, तो 6 और 2 का अंतर हम लोग का 4, मतलब ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि उसका अंतर हम लोग का 2 बोला जा रहा है। ठीक है। अब देखो इन दोनों संख्याओं का योग 5 3 8 और इसका अंतर देखा जाए तो 5 में से 3 गया 2, यानी ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो 7 1 8 योग तो हो जा रहा है लेकिन अंतर 2 के बराबर नहीं हो रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत, और इनका तो योग भी नहीं 8 के बराबर होगा। इस तरह से भी आप ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चन को साट सकते हो। बाकी इसको हल भी कर सकते हो कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, यानी दो संख्या, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इन दोनों का योगफल 8 और उनका अंतर 2, यानी x - y बराबर 2। अब ऐसे भी कर सकते हो, ये कट गया, ये 2x बराबर ये आप 8 2 10 हो गया तो x बराबर 10/2 यानी 5, x का मान 5 आ गया। और y का मान, तो y का मान भाई यहाँ पे रख लो, x + y बराबर 8 है तो y बराबर 8 - x हो जाएगा। ठीक है। और 8 और -x, x के जगह पे आपका 5 तो ये 3, यानी x का मान आपका 5 y का मान 3, वही आपका आंसर आएगा। सिंपल। तो ऐसे भी आप हल कर सकते हो, बाकी ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा मैं रखता हूँ यार साइड में। ठीक है। चलो अगला ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो, ये भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। ये आपके त्रिकोणमिति से है। ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है। कोई मीनार है उसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, सही है। चलो इसको भी कर लेते हैं। जैसे यहीं पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये हम लोग की मकान है। ठीक है। ये क्या है, हम लोग की मकान है जिसकी हमें ऊंचाई दिया है 20 मीटर, तो यहाँ 20 मीटर रख लेते हैं। ये मकान है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर हो गई। अब देखो इस मकान, मान लो इधर कहीं सूर्य है तो इसकी छाया मान लो इधर बनेगा, तो इसकी छाया 20√3 मीटर है, मतलब इसकी छाया, मान लो ये ज़मीन है तो ज़मीन से मान लो इधर कहीं छाया यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ तक इस छाया की लंबाई कितनी है, 20√3 है। क्लियर। तो इसको थोड़ा हम लोग मिला लेते हैं। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा इस तरह से। ठीक। तो अगर ये मतलब इसकी छाया की लंबाई 20√3 है तो ये सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, यही ये वाला थीटा, ये उन्नयन कोण होता है। तो इसका मान हमें पूछ रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पे हमें क्या क्या मालूम है इसमें, ये लंब मालूम है, ये हमें आधार मालूम है। तो लंब बटे आधार, और ये किससे बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है। ठीक। अब देखो लंब के जगह पे हम लोग का 20 है तो 20 रख लेते हैं, और बट्टे में आधार के जगह पे हम लोग क्या है 20√3 है तो 20√3 रख लेते हैं, और बराबर ये tan थीटा है तो बराबर tan थीटा। ये 20 कट गया यानी 1/3 बचा, यानी tan थीटा बराबर हम लोग का क्या बचा, 1/3 नहीं √3। ठीक है। अब देखो ये tan को हटाना है क्योंकि हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan में हम लोग देखते हैं कि 1/√3 की इसका मान होता है, तो भाई ये तो हम लोग का शायद 30 अंश का होता है, तो tan थीटा बराबर 1/√3 की जगह पे हम लोग tan 30 अंश रख सकते हैं, और ये tan से tan खत्म, यानी थीटा का मान आपका
30 अंश आ गया, सिंपल। तो हम लोग का सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। ये बी वाला ऑप्शन सही। देखो यहाँ 45 रख देंगे, मान लो यहाँ पे कोई ऑप्शन एक 60 हो जाए, ठीक। तो ये बी वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार आप इस सवाल को करोगे। ये सवाल तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, ऐसा क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो चलो 2 नंबर में पूछे या 1 नंबर में पूछे, आपको हल करना आता है तो आप आसानी से हल कर लोगे। तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 6 रहा। अब चलो इधर हम लोग आ जाते हैं, 1 मिनट इस बगल में आ जाता हूँ यहाँ पे। अगले 6 के बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ 7 नंबर प्रश्न ये आपका त्रिभुज से लग रहा है। चलो इसको देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है कि चित्र में, ओके ये चित्र है, इसमें AHK, ओके ये AHK मतलब ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, और त्रिभुज ABC, ओके मतलब ABC, और ये मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या बोला है कि समरूप त्रिभुज है। ओके समरूप त्रिभुज ये दोनों है, ये और ये समरूप त्रिभुज है। यदि एक के, ओके ए और के कहाँ भाई, ए के, इसका हमें लंबाई दी है 10 सेमी। बी और सी, ओके इसकी लंबाई दिया हमें 3.5 सेमी। और एच और के का मान दिया हमें 7। तो AC का मान यानी ये वाली दूरी हमें पूछ रहा है। सिंपल। देखो इसका करने का लॉजिक क्या है, एक आप लोग इसमें मतलब बस याद रखना चीज़, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। जो समरूप त्रिभुज होता है ना, उसमें संगत भुजाओं का जो मतलब अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। जैसे ये मतलब जैसे देखो यहाँ से देखो, ये एक दूसरा मतलब एक समरूप त्रिभुज है और इधर वाला एक, मतलब ये पहला है मान लो तो ये दूसरा है, ठीक। तो इसमें संगत भुजा क्या होगी, जैसे ये वाली भुजा इस त्रिभुज की हो गई और ये वाली भुजा इस त्रिभुज की हो गई, ये दोनों संगत भुजाएं होंगी। या अगर इस त्रिभुज में ले तो ये भुजा और ये भुजा संगत होगी, क्लियर। या इसमें ये ले तो इसमें ये संगत होगी, क्लियर। तो संगत भुजा का मतलब समझ गए। अब चलो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो कोई भी हम लोग भुजा लेते हैं और ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग लेते हैं कोई भी भुजा ले ले, चूँकि हमें C और ए, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ऐसा हम लोग लेंगे ना, मतलब 4 भुजाएं जिसमें से 3 का हमें मान मालूम हो और एक भाई इसको मतलब हमें मालूम करना हो, तो उसका हम लोग रहने दें। तो जैसे ए और के हम लोग का मालूम है, तो ए और के और इसकी संगत भुजा हम लोग की AC हो जाएगी, तो बटे AC ये बराबर होगी किसी अन्य संगत भुजा के। तो अब देखो संगत भुजा में अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लेते हैं हम लोग, तो इसका मान ही मालूम नहीं है, तो इसलिए नहीं लेंगे। इसका हमें मान मालूम है, तो ये दोनों संगत भुजा ले लेंगे। तो HK ये हम लोग का क्या हो जाएगा, HK अपान में ये BC लिखो या CB लिखो आपका मन, ठीक। अब देखो सिंपल, तो ये संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। जैसे इस और इस भुजा का अनुपात इस और मान लो इस या इस और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। अब चलो सारा मान हम लोग रख लेते हैं। AK का मान हम लोग का क्या दिया है, A और K का मान हमें 10 दिया है, तो 10 बट AC के जगह पे AC ही रख लेते हैं बराबर HK का मान हमें दिया है 7 और बटे BC यानी ये वाली भुजा का मान दिया है हमें 3.5। सिंपल। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो AC बराबर आपका फाइनली हो जाएगा, इसको करोगे तो ये देखो 10 गुणे 3.5 बटे में 7 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कैसे, देखो इससे ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, फिर ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 7 गुणे AC होगा और 7 फिर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। सिंपल। तो AC बराबर 10 गुणे 3.5 बटे 7 हो जाएगा। ये देखो दशमलव है, ये 10 से गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा यानी 35 हो जाएगा और कट जाएगा तो ये 7 × 5 = 35 यानी AC का मान आपका 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो ये आपका इसमें देखो ये D वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा ये सवाल, काफ़ी मस्त सवाल ये भी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि कोई बिंदु दिया है P और जिसका मान दिया है -6 की मूल बिंदु से दूरी होगी। ओके मतलब ये कि ये बिंदु दी है और इसकी मूल बिंदु से दूरी हमें पूछ रहा है। अब देखो इसके लिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो जैसे ये हम लोग देख लेते हैं। आप जानते हो कि ये इसमें क्या होता है, आपका ये x एक्सिस होता है और ये ऊपर वाला ये y एक्सिस होता है, y अक्ष होता है, और ये आपका मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक क्या होता है 0 0, ठीक है। अब देखो कोई बिंदु है, बिंदु कौन सा है, -6 और 8, ये आगे वाला जानते हो कि x होता है ये y होता है, तो -6 और 8 यानी ये माइनस है ये प्लस है, तो ये किस निर्देशांक में पड़ेगा भाई, पहले निर्देशांक का चिन्ह प्लस होता है, इसमें का माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब ये दूसरे में आएगा, इसमें माइनस होता है और इसमें आपका प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -6 और 8 है, तो -6
मतलब एक्स एक्सिस पे -6, तो माइनस तो इधर आएगा ना, तो माइनस हम लोग का मान लो यहाँ पे -6 है ये वाला, इधर -1 -2 इसी तरह आते हुए यहाँ -6, और उसके बाद y पे 8 है, y पे 8 यानी यहाँ मान लो यहाँ तक आया, यहाँ y 8 है, ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है y, और ये x होता है, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। अब देखो तो ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखो ये देखो कुछ यहाँ पे वो बिंदु होगा, मतलब यहाँ पे दोनों कट रही हैं तो यहाँ पे आपका मतलब आप दर्शा दो कि -6 8 वाला बिंदु यहाँ पे मतलब आएगा, एक तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसकी हमें दूरी पूछा जा रहा है इस मूल बिंदु से, इस मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या हो गई। तो देखो यहाँ पे एक ये और एक ये, दो चीज़ें हो गई। इसको मैं सीधी रेखा में आपको प्रदर्शित कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये वाला बिंदु यहाँ पे -6 8 हो गया, और ये वाला बिंदु आपका 0,0 ये वाला हो गया। अब यहाँ देखो आपको सिंपल ये हो गया, यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, ठीक है, जिसमें से मान लो ये आपका ये x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, सिंपल। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है, वो क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, x2 - x1 होल का वर्ग प्लस y2 - y1 होल का वर्ग, इसी पे रख लो। अब देखो अंडर रूट x2 क्या है भाई 0 और माइनस x1, तो x1 का जगह पे -6 तो माइनस पहले से होता है तो +6 हो जाएगा, और इसका होल वर्ग है तो होल वर्ग प्लस y2 क्या है भाई 0 माइनस y1 के जगह पे 8 और इसका होल वर्ग तो होल वर्ग। अब देखो ये क्या हो जाएगा 0 + 6 तो 6 का 36 प्लस ये 0 में से -8 जाएगा, वही -8 ही बचेगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 64 मिलकर 100 होगा, यानी ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी दूरी क्या होगी 10 इकाई, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया है 10, देखो यहाँ पे दिया है, ये सी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे किया जाता है, देखो मैंने ये डिटेल में बताया, एग्जाम में करते समय आपको ये फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है मूल बिंदु से दूरी, तो आप मान लो कि ये एक बिंदु है, दूसरा मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब दो निर्देशांक आपको पता चल गए, तो दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी के फार्मूले के हिसाब से इनके बीच की दूरी निकालो, सिंपल, ठीक है, ऐसे करना है। चलो 8वां हम लोग 9, उसके बाद 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p है। ओके, चलो ये भी ठीक सवाल है, इसके लिए भी रुक जाओ, एक पेज ले लेता हूँ दूसरा, 1 मिनट, ये भी सादा नहीं है, सॉरी, चलो ये थोड़ा सादा है, इसको यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत, 1 मिनट माफ़ करना। चलो इस पे हम लोग देखो हमें क्या दिया है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। त्रिज्यीय खंड क्या होता है, जैसे ये यहाँ से ये कट गया, ठीक है, अब देखो ये कट गया, तो ये आपका त्रिज्यीय खंड हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसका मान लो, इसका कोण, ये थीटा का मान हमें दिया है, कितना कोण दिया है p अंश, और त्रिज्या जो है उसका मान दिया है यहाँ पे r, कैपिटल R, ठीक है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों का मान r ही होगा, तो इतनी चीज़ें हमें दिया है, यानी हम लोग का जो त्रिज्या है वो हम लोग का कितना दिया है, वो कैपिटल R दिया है, और हम लोग का जो कोण यानी थीटा का मान दिया है वो p अंश दिया है। तो हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यहाँ हमें पता करना है। तो चूँकि त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आप सब लोग जानते हो भाई, वो क्या होता है, वो होता है आपका थीटा बटे 360 अंश। त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा गुणे 360, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब देखो जो भी चीज़ें दिया है भाई मान न तू, इसको हम लोग रख लेते हैं, थीटा का मान हमें p अंश दिया है तो p अंश रख लेते हैं, और बटे 360 अंश तो 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर, तो पाई का पाई रख लेते हैं, r स्क्वायर, r का मान हमें दिया है कैपिटल R, ठीक है, क्योंकि यहाँ त्रिज्या हमें कैपिटल R दे रखा है, तो इस r के जगह पे हम लोग कैपिटल R रखेंगे, और इसका वर्ग है तो इसका वर्ग, सिंपल। तो ये हम लोग का p अंश बटे 360 अंश, ठीक है, गुणे पाई ये r का वर्ग, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर, देखो p बटे 180 अंश नहीं, p बटा 180 अंश 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ 180 है, ये स्क्वायर नहीं है, ओके,
ये 720 है भाई, कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। तो ओके देखो यहाँ डी वाले पे देखो, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुणा किया है, नीचे 360 है तो यहाँ पे 720 कर दिया है, और यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर हो तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया, यानी ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकते हैं, मतलब मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 लिया है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 720 कर दिया है, यानी ये हम लोग का डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ आपसे खेल दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 9 नंबर प्रश्न हो गया। अगला हम लोग 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। 10 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हो कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। देखो कोई भी बेलन हो गया, जैसे मान लो ये हो गया, तो आधार मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, तो इस वाले एरिया में आधार में ये क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो मतलब लंबवृत्तीय बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल चूंकि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वो दे दिया है कि आधार का क्षेत्रफल 9 पाई के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, 9 पाई के। सिंपल, तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। अब देखो ये पाई से पाई, सॉरी 9 को मैंने काट दिया, पाई से पाई खत्म, यानी आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमें त्रिज्या मालूम हो गई। अब हमें व्यास व्यास यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो व्यास बराबर भाई व्यास क्या होगा इसका, ये त्रिज्या आधी तो व्यास 2 गुना, तो 3 गुना के 6 सेंटीमीटर। सिंपल, आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, हमें बहुपद नहीं है छांटना है। सिंपल, अब देखो बहुपद होने की शर्त क्या होती है, एक मैं आपको रूल बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, उससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक आप रूल याद रखना सिंपल सा, ठीक है। क्या आपको याद रखना है कि चर का घातांक, मैं लिख देता हूँ, चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सिंपल, एक ही आप नियम याद रखिएगा, आपका सारा का सारा बहुपद से रिलेटेड जो भी मतलब ये पूछेगा कि बहुपद है बहुपद नहीं है, आप सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट पे छांटोगे। चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मीन्स मतलब 0, 1, 2, 3, इसमें आपकी भिन्नात्मक संख्याएं नहीं होंगी, न ही आपकी मतलब दशमलव वाली संख्याएं होंगी, और न ही निगेटिव संख्याएं होंगी। ठीक, और चर क्या होता है, चर जैसे आप जानते हो, जैसे 3x² प्लस 5x लिख रहे हो, तो इसमें ये वाला जो होता है चर मतलब होता है, और ये जो संख्याएं होती हैं इनको अचर बोला जाता है। तो किसी भी बहुपद में जैसे आपका लिख दिया कि 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, मान लो एक ये लिख दिया, तो इसमें चर का घातांक, तो इसमें चर क्या है, एक ये है चर, एक ये चर है, तो इसका घातांक जैसे यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे x की घात देखो यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ देखो दोनों मतलब यहाँ पे पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या है, मतलब चर की घात पूर्ण संख्या है, तो यह आपका एक बहुपद होगा। यहीं पे लिख देता कि 2x⁻⁻1 प्लस 3x² प्लस 5, तो इस बहुपद में देखो ये तो ठीक है, यहाँ चर की घात ठीक है 2 है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखो -1 लिख दिया, तो -1 तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। सिंपल, ठीक है। चलो अब हम लोग छांटते हैं। अब देखो √3x², अब देखो इस √3 से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ ये आपका अचर 3 क्या है, अचर है, तो अचर पद से हमें कोई मतलब नहीं है, चर से मतलब है। चर यहाँ पे x है, तो x का घात 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो पूर्ण संख्या है ही। उसके बाद -2√3x, x यहाँ पे घात कुछ नहीं है, तो एक इसका मतलब ये भी सही है, प्लस 5, मतलब ये बिल्कुल आपका राइट है, मतलब ये बहुपद आपका है, बहुपद ये है। ठीक, अब देखो इसको देख लेते हैं। ये देखो 9x² - 4x और प्लस है कर रूट में 2, तो ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर है तो इसकी घात 1 हो जाएगी, और इसकी चर की घात 2 है ही, तो ये पूर्ण संख्या दोनों की घातों में है ही, तो ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 3/2 x⁻³ प्लस 6x² -1/√2x -8, तो देखो यहाँ पे एक चर है, यहाँ पे एक चर है, यहाँ पे एक चर है, तीनों की घात देखो, ये कुछ घात नहीं है तो 1, यहाँ पे घात 2, यहाँ पे घात 3, यानी सबका घात एक पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखो x का घात यहाँ पे 1, 3 और बट्टे में, यहाँ पे देखो ये बट्टे में आ गया है, इसका ध्यान देना, बट्टे में आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, घात तो 1 है, लेकिन इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहीं पे आपसे खेला हो जाएगा। अगर आप मतलब थोड़ा सा आप ध्यान में नहीं मतलब अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, या टीचर आपको नहीं बताए होंगे अच्छे से मतलब क्लास में, तो आप कहोगे कि यार ये तो सब सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो
3/x क्या लिखा है, x प्लस 3/x, तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1। लेकिन देखो ये बट्टे में लिखने का मतलब क्या है कि जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻1 प्लस 3x⁻−1 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस हो जाएगी। जैसे हम लोग मतलब कोई भी चीज़ लिखा जाता है, जैसे हम लोग लिखते हैं x⁻−1 तो इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है, या x⁻−2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1/x²। समझ रहे हो ना। तो अगर ये बट्टे में, अगर बट्टे के रूप में कहीं घात अगर आपकी मतलब 2 आ जाए 3 आ जाए तो समझ जाना, और ऊपर कोई संख्या हो तो वो भी बहुपद नहीं होगा एक तरह से, तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये भी लिख देता कि x प्लस 3/x⁻2 तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x ऊपर जाएगा तो x प्लस 3x⁻−2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये चर का घातांक निगेटिव आ रहा है तो ये बहुपद नहीं होगा। और कहीं x प्लस 3x⁻1/2 भी आ जाए तो x की घात यहाँ पे मतलब ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, चलो यहाँ पे पूरा का पूरा मैं एक ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, लेकिन इससे मैं आपका मतलब पूरा का पूरा बहुपद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही बता दिया। ठीक, इतना सब कॉन्सेप्ट मतलब ऑफलाइन क्लास में एक पूरी की पूरी क्लास में बताया जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनमें बहुलक ज्ञात करना है। भाई कोई भी आंकड़ा दे दे उसमें बहुलक आपसे पूछे तो उसमें देख लेना कि उस मतलब किस संख्या की रिपीटेशन ज़्यादा है। तो इसमें देखो 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19, भाई 19 कई बार आ रहा है। देखो 19, 19, 19, 17, ठीक है, यानी मुझे लग रहा है कि 19 ही सही आंसर होगा, क्योंकि ये इसकी रिपीटेशन ज़्यादा, रिपीटेशन मीन्स जो कई बार मतलब इसमें स्थित हो, तो 19 ये सी वाला आपको हो जाएगा। चलो ये हम लोग का 12 के बाद 13 नंबर सिंपल सा प्रश्न है। सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो थीटा का मान पूछ रहा है। भाई सेक थीटा बराबर 2 है, सेक थीटा बराबर हमें 2 दिया है तो थीटा का मान पूछ रहा है। कई तरीक़ों से याद कर सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई 2 थीटा मतलब सेक थीटा, क्योंकि ये सेक को हमें हटाना है क्योंकि थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 2 किसका मान होता है सेक में हम लोग देख सकते हैं, तो सेक 60 अंश का मान होता है। तो सेक थीटा बराबर 2 की जगह सेक हम लोग 60 अंश रख सकते हैं, क्योंकि सेक 60 अंश का मान 2 होता है तो 2 की जगह हम लोग सेक 60 अंश रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब सेक से सेक ये कट जाएगा तो थीटा बराबर हम लोग का 60 अंश हो जाएगा। सिंपल। चलो उधर इसका ऑप्शन दिया तो 60 अंश इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सेक थीटा बराबर हमें 2 दिया है तो इसका ये अंश है तो नीचे हर एक मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेक थीटा ये हम लोग का नहीं, हमें थीटा निकालना है ना, तो ये मतलब ऐसे भी हो सकता है, लेकिन चलो इस तरह से करो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंपल। चलो काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इधर आ जाता हूँ। इसका हमने 60 अंश निकाला था ना। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14। यह क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता। ओके, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, प्रायिकता वाले चैप्टर से। क्या है कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता होगी। भाई अगर कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो इसकी प्रायोरिटी मतलब उसकी मतलब प्रायिकता क्या होगी? उसकी पॉसिबिलिटी 0 होगी भाई। सिंपल, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई घटना घट ही नहीं रही है तो उसकी प्रायिकता हम लोग मतलब 0 होगी। सिंपल, काम खत्म। चलो अगला 14 के बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट डॉट दिया है के लिए सार्वंतर होगा। ओके, इसके लिए सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा होगा, जैसे 2 4 6 8 ये लिखा है तो इसमें से कोई भी 2 पद ले ले। ये वाला 2 पद ले ले, ये बीच वाला कहीं से भी आप 2 पद ले लो। जैसे ये 2 पद ले लिया तो आपका ये A1 हो जाता है, ये A2 हो जाता है। तो सर्वांतर D जो होता है वो A2 - A1 होता है। तो A2 यानी 6 में से आपका A1 यानी 4 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। या ये भी ले लो 2 4 तो 2 4 तो ये A2 हो गया, यानी 4 में से आपका ये A1 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। कोई भी पद निकाल लो, सर्वांतर हमेशा बराबर आएगा। इस तरह से सर्वांतर निकाला जाता है। तो इसमें भी देखो समांतर श्रेणी ये है, इसमें हमें इसके लिए मतलब हमें सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर मान लो ये मैं 2 पद ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया। तो हम लोग का सर्वांतर D जो होगा A2 - A1 होगा। तो A2 की जगह पर हम लोग का 1 है और माइनस A1 की जगह पे 3 है तो 3 हो जाएगा। तो बराबर ये आपका -2 आ जाएगा, -2 होगा। या इस पद से भी आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे ये 2 पद ले लिए तो ये पहला वाला पद A1, ये दूसरा A2 हो गया। तो यहाँ सर्वांतर D इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा A2 - A1। और A2 की जगह पे यहाँ पे A2 की जगह पे सॉरी ये -3 तो -3 और ये माइनस है तो माइनस, और A1 की जगह पे -1 तो क्वेश्चन में मैं -1 रख देता हूँ। बराबर ये -3 और ये माइनस +1 हो जाएगा तो ये -2। तो आप कोई भी लेकर निकालो, ये दोनों पद लेकर निकालो, मतलब
ये दोनों से तो इससे भी संभव हो जाएगा, मतलब कोई भी दो पद निकाल कर ले लो, ये एक और माइनस एक, ये दोनों पद लेते हो, जैसे एक और ये माइनस एक, तो ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका a2 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा a2, तो a2 की जगह पे -1 और a2 माइनस a1, और a1 की जगह पे आपका ये 1 वाला, तो ये -1 और ये -1 दोनों मिलकर -2 हो जाएगा। कोई भी दो पद लेकर निकालो, आपका हमेशा सारांतर मतलब वही आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ सिंपल ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं इतना क्यों बताया आपको यहाँ की, क्योंकि आपको अच्छे से सारांतर निकालने को भी आ जाए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब सारा बताया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी हमें क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है m का मान, लेकिन यहाँ मूल बराबर है। ये तो ऐसा तो अभी हमने क्वेश्चन किया, मूल बराबर है तो भाई विविध का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b, वो बी बोल रहा हूँ, d, वो 0 के बराबर होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है b² - 4ac, तो ये बराबर 0, तो 0। अब b, यहाँ देखो a बराबर यहाँ पे 3 है, b बराबर -12 है, और c के जगह पे हम लोग का m एक रख दिया है, और इसी का हमें मान पूछ रहा है। तो चलो यहाँ पे रखते हैं अब हम लोग। तो देखो b², तो b के जगह पे क्या है हम लोग का -12, और उसका वर्ग करेंगे तो ये 144 हो जाएगा, और -4 a के जगह पे 3, और c के जगह पे m बराबर 0, यानी 144 और ये 4 3 12 -12m बराबर 0। अब देखो ये 12 -12m है, उधर जाएगा तो +12m हो जाएगा, यानी 144 बराबर 12m, ठीक है। और ये 12 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी m बराबर आपका 144 बट्टे में 12, बराबर ये कटेगा तो 12, यानी m का मान आपका 12 हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। इसके बाद 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सिंपल, आप याद रखना 2। कैसे, जैसे देखो ये आपका एक वृत्त है, यहाँ बाह्य कोई बिंदु है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा क्या होती है, जो इससे सट कर जाए, तो ऐसे खींचोगे तो कहीं ना कहीं एक बिंदु से ये टच होकर मतलब जाएगी, और एक आप यहाँ खींच सकते हो। इसकी रचना संबंधित प्रश्न आता है, हालांकि रचना वाला तो चैप्टर आपका हट चुका है 10 के मतलब बुक से। यहाँ पे देखो 2 जगह पे, अब वो इससे अधिक नहीं खींच सकते, इससे अधिक कैसे खींच सकते हो, दूसरी कहाँ खींचोगे आप, इधर, तो ये तो नहीं, ये बीचों बीच जाएगी, तो वो तो भाई स्पर्श रेखा नहीं होगा। स्पर्श रेखा जो छू कर जाए तो छू कर जाए, यहाँ खींचने का प्रयास करो एक और, तो भाई वो तो वही रेखा होगी, तो सिंपल, तो इसलिए 2 ही केवल स्पर्श रेखा खींची जा सकती है किसी बाह्य बिंदु से, ठीक। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 17 के बाद 18 नंबर, ये क्या है कि एक बराबरता बंटल के लिए माध्य, यहाँ पे देखो ये माध्य है, गलत टाइपिंग है, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होगा, वो ये तो सीधे आपका फार्मूला है, ये सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, यहाँ बीच में 3 इंटू मतलब गुणे माध्यिका -2 गुणे समांतर माध्यिका, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका मतलब वही 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे समांतर माध्यिका, ये फार्मूला आप लोग याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, आपको माध्यिका दे देगा, बहुलक दे देगा, और समांतर माध्यिका का मान पूछ लेगा, मतलब कोई भी 2 दे देगा और 1 का मान पूछ लेगा। तो इसलिए फार्मूला याद रखना कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे समांतर माध्यिका होता है, ठीक है। चलो तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। उसके बाद हम लोग 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ओके, कौन सी घटना इसमें उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, 1/3 यानी 3 में से 1, इसकी तो घटना हो ही सकती है भाई। चलो मतलब मान लो कोई चीज़ें मतलब उसकी क्वांटिटी 3 है, और उसमें से एक उसके मतलब जैसे 3 रुपये है, एक थैले में 3 रुपया है, और उस थैले में हमें मतलब हमने हाथ डाला एक बार, तो उसमें से एक तो निकल ही जाएगा, सिंपल। तो मतलब 3 में से 1 प्रायिकता हो सकती है, या 3 में से मतलब यहाँ उदाहरण तो थोड़ा मैंने गलत दे दिया ये रुपये वाला, लेकिन मतलब प्रायिकता भाई 3 में से 1 ये हो सकती है, 3 में से 2 ये भी प्रायिकता हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 2 में से 3 कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये गलत है। 15% की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसको हम लोग 15/100 लिख सकते हैं, तो 100 में से 15 आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 2 में से 3 आने की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो आपका भाई एग्ज़ाम कितने का मतलब यूपी बोर्ड का 600 मार्क का एग्जाम होता है, तो उसमें से आपका 700 मार्क आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी मतलब ये गलत है, संभव ही नहीं है। हाँ 6 में से आपका मतलब इससे एक कम, यानी आपका 599 नंबर आ सकता है, लेकिन मतलब
6 से भी आ सकता है, लेकिन 6 से अधिक नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंपल। अगला प्रश्न है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखो, शून्योत्तर परिमेय संख्या जैसे आपकी मतलब जैसे 2 हो गई, 2 चूँकि आपका हो गई परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि इसको हम लोग 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब इसमें अपरिमेय संख्या का हम लोग गुणनफल कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे √2 हो गया, अब इसका गुणा करेंगे तो 2√2, यानी यहाँ पे अपरिमेय आ रहा है। कोई और चेक कर लेते हैं, जैसे हम लोग का 1/2 हम लोग की परिमेय संख्या है, इसमें मैं गुणा करता हूँ √3 से, क्योंकि √3 अपरिमेय है, इसका गुणा करेंगे तो √3/2, ये भाई अपरिमेय। मतलब ये आप हमेशा आप चेक करोगे तो ये अपरिमेय ही होगा। मतलब एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है हमेशा क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। तो इधर हम लोग का ऑप्शन के अनुसार इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है कि सदैव परिमेय, सदैव अपरिमेय, या परिमेय या अपरिमेय, या इनमें से कोई, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सदैव परिमेय संख्या। तो देखो, इस प्रकार हमने 20 MCQ कर लिए। ये सारे के सारे MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको सॉल्व कर लेना। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप पे सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। और हमारी एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, ये रहा पूरा का पूरा मेरे द्वारा बनाया हुआ आप लोग का ये 20 मार्क का MCQ। चाहे आपका ये मतलब कोई भी एग्जाम हो गया, मेन बोर्ड एग्जाम हो गया, या जो अभी आपका अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाला है, सब में ये आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।